नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल पारुल के पन्नों में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसकी पिछली क्लासेस आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल, है ना। रीतिकाल का समय जानेंगे और उसकी प्रवृत्तियाँ जानेंगे, क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार, है ना। तो इनके इतिहास का ही नाम है सरल। तो इन्होंने सरल शब्दों में रीतिकाल का वर्णन किया है, इसको हम पढ़ेंगे। रीतिकाल को इन्होंने अध्याय 3 नाम दिया है। 3 अध्याय के अंतर्गत इन्होंने रीतिकाल को रखा है। इसका समय 1700 से 1850 बताया है, क्योंकि 1700 से 1900 तक रीतिकाल का समय माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो विश्वनाथ जी ने 1850 इसका समय सीमा बताया है रीतिकाल का। ओके, आगे चलते हैं, रीतिकाल के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं रीतिकाल, है ना। इसका समय हमने देख लिया अध्याय 3। सामान्य परिचय देखेंगे। रीतिकाल के निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य का प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी इस काल में, है ना। इस काल में क्या था, इस काल में रीति, कवित्व रीति या सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रख के इस काल को रीतिकाल कहा। लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था, है ना। विभिन्न अंगों का निरूपण होता है, जैसे अलंकार, रस, छंद, है ना, सर्वांग निरूपक, है ना। हर लक्षणों का प्रयोग रीतिकाल में होता था। इस काल में काव्यांग निरूपक को कविता करने का बहाना बना लिया गया, यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ, है ना, लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया। इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है ना। तो इस काल की कविता, मतलब जो रीतिकाल था, तो रीतिकाल में किसको महत्व दिया गया है, श्रृंगार को, है ना। श्रृंगार परक रचना इसमें लिखी गई। इस काल की कविता श्रृंगार में श्रृंगार रहती, है ना। श्रृंगार और रीति रचना विधि एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए कुछ इस प्रकार हम देखते हैं। तो हजारी प्रसाद जी का कथन है जो इस प्रकार है, हम देखते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद जी का ये मोस्ट है, आप लोग इस कथन को देखे रहना, ठीक है। इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई थी। कौन कौन सी देखते हैं। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां थी, बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि, है ना। दूसरा वर्ग कौन था, भोक्ता, यानी राजा, रईस, नवाब। ओके, भोक्तत्व की सहायता थी। तो ये हजारी प्रसाद जी का यहाँ पे कथन दिया गया है रीतिकाल के अंतर्गत। ओके, दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया। मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। इन दोनों के माध्यम से कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों, कलावंतों का वर्ग था, जो प्रायः क्या हुआ था, उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, है ना। किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति का मनोरंजन करने की जीविका का निर्वाह करता था। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था उसके जीवन की रुचियों का पता होना चाहिए। द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते थे, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसीलिए इस काल में क्या हुआ था कि जो कवि हैं वो ग्रंथ आवश्यकता की पूर्ति के लिए रचना करते थे। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे, है ना। जो संस्कृत के कवि थे, मतलब इसमें संस्कृत ग्रंथ लिखे गए, है ना, लिखते थे, कवि नहीं। मतलब जो कवि लोग होते थे वो आचार्य के रूप में लिखते थे। जो मतलब कुछ ऐसे कवि हैं जो आचार्य हैं, कवि नहीं, है ना, और जो कवि हैं वो आचार्य नहीं, ठीक है। तो जो संस्कृत लक्षण ग्रंथ लिखते थे वो आचार्य लिखते थे, कवि नहीं लिखते थे, वो कवि नहीं होते थे, उनका आचार्य था, है ना, वो आचार्य थे। वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचना अपनी बात से सुस्पष्ट प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। हिंदी में यह प्रवृत्ति भिन्न रूप से चली। लक्षण, यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने उदाहरण में भी अपनी कविताओं के होते थे। लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, परंतु उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ वस्तुतः कवि थे। मतलब जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे वस्तुतः वो कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। फलतः
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कवि आचार्य था, कौन से कवि मतलब आचार्य थे, कौन से कवि नहीं थे, ऐसे रीतिकाल के उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कवियों का भी नाम आएगा। आगे चलते, इस काल में भक्ति में धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। फलतः भक्ति को मूलतः प्रेम और धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित हो गई थी। दरबार में पहुंचकर व्यापक अर्थों में लौकिक प्रेम की भी नहीं हो सकती थी, है ना। तो क्या कहते हैं पे पहुंचकर व्यापक, है ना, व्यापक अर्थों में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजा नवाब थे जो केंद्रीय सत्ता का द्वारा अनुशासित होते थे। वे भी गाथाकालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा पर कविताएं सुनने और भोग विलास में उद्दीपन करने वाली रचनाओं में भी रुचि रखते थे। ऐसा काव्य दरबारी कहलाता था, है ना। जो मतलब यहाँ पे राजाओं की प्रशंसा की, दरबारी जो कवि होते थे अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए काव्य लिखते थे, है ना। यहाँ पे उसका चित्रण आया है। आगे चलते हैं। मुक्तक, प्रधानतः मुक्तक ही रचना करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्कालीन प्रसन्न करने के लिए होड़ लगी रहती थी, है ना, कि कौन सा कवि अपने राजा को प्रसन्न कर लेता है अपनी कविता के द्वारा। इसीलिए चमत्कार, प्रियता, अलंकारिकता, अतिशयोक्तिता इत्यादि दरबारी कवियों की प्रवृत्ति बन जाती थी। शिवाजी, छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे। भूषण की कविताओं में श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मकता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भूषण है ना, तो भूषण की जो कविताएं हैं श्रृंगारहीन है, मतलब उसमें श्रृंगारिकता कम है ना, श्रृंगारहीन है। उसमें उन्होंने वीर परक रचनाएं लिखी हैं। किसने? भूषण जी ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रीतिकाल है उसकी मेन विशेषता यही है कि रीतिकाल में श्रृंगार को महत्व दिया गया, पर भूषण जी ऐसे हैं जिन्होंने वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी, उनके रचनाओं में श्रृंगारिकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल के सभी रचनाएं दरबारी थे, मतलब इस काल के सभी रचनाएं दरबारी हैं। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं में भी कमी नहीं थी। रीतिकाल में दरबारीपन में रीतिकाल की एक प्रवृत्ति ही है ना। तो मतलब सभी कवि दरबारी नहीं थे, जैसे रीति मुक्तक कवि जो है वो दरबारी, आगे आप पढ़ने को मिलेगा। देखते हैं। रीतिकाल में प्रकृत प्रभंस की इहलौकिक काव्यधारा से फिर भी प्रभावित होती दिखाई देती है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसे मनोहारी सामान्य गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतिकाल के रचनाओं में भरपूर मिलती है। लोक जीवन में व्यापक पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तों की दृष्टि से हिंदी में सर्वाधिक संपन्न काल था। इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा गया। ठीक है, तो इसमें भक्ति काव्य नहीं रचा जा सकता, पर कुछ कवि थे जिन्होंने भक्ति काव्य रचा, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगारिकता को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आप श्रृंगारिकता भी है रीतिकाल में एक जो विशेषता हो गई, इसमें श्रृंगार का भी सबसे पहले प्रयोग आया, है ना। फिर दूसरा वीरता परक रचनाएं लिखी गई भूषण जैसे। अब तीसरा यहाँ पे बात हो रही है भक्ति परक रचनाएं। ठीक है, जो पद्माकर का रचना हमको देखने को मिलेगी आगे। तो इसमें भक्ति परक रचनाएं मिलती हैं। आवश्यकता ऐसे पूछा जाता है कि रीतिकाल की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो भक्ति परक है कि नहीं है, तो कुछ लोग जिनको नहीं पता होगा भक्ति परक नहीं लगाएंगे, पर भक्ति काव्य इसमें रचा गया था रीतिकाल में। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल की अग्नि नहीं होती, वह भी दरबारीपन को धूलती। इसमें कबीर, सूर्य जैसी तुलसी की व्यापकता ढूंढने में आपको निराश होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि थे। इस काल की कविता में परम उत्कृष्ट प्रेम रीति मुक्तक कवियों की रचनाओं में मिलता है ना। क्या मिलता है? परम उत्कर्ष और प्रेम मतलब जो अपनी प्रियतमा को रिझाने के लिए लिखते हैं, जैसे घनानंद हो गए, बोधा, आलम, है ना। तो ये रीत मुक्तक कवि हैं। ठीक है, ये प्रेम के पीर के कवि हैं। इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन मिल रहा है कि रीतिकाल के
कौन से कवि? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, है ना। 3 कवियों में नाम पूछेगा कि कौन से कवि कैसे थे? सूफी कवियों के जैसे थे। तो रीत मुक्तक कवि जो प्रेम के पीर का वर्णन करते हैं वो सूफी कवियों के जैसे उनकी हालत थी, जैसे घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इसी धारा में आते हैं। ठीक है। रीतिकाल के 3 धाराएं, रीतिकाल को 3 धारा में बांटा गया, हम देख लेते हैं। ओके, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्धि धारा और रीति मुक्ति धारा। ठीक है, तो हम आगे इसको देखते हैं। तो रीतिबद्ध क्या है? इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद के लक्षण बताकर उसके उदाहरण स्वरूप प्रश्न रचे। ठीक है, देखिए जो रीतबद्ध है, जो इसमें अलंकार होता है, नायिका भेद होती है ना, इसमें लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं, तो ये रीतबद्ध होते हैं। जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है। तो रीति सिद्ध कवि आप सबको मालूम होगा क्योंकि एक ही हैं। ठीक है, मतलब एक ही लोगों को पूछा जाता है। और रीति मुक्तक कवि को आप याद कर लीजिए। ट्रिक ऐसी है कि अगर आपको रीतिबद्ध कवि बहुत हैं, नहीं याद हो रहे हैं, तो रीति सिद्ध बिहारी हैं और रीति मुक्त में बोधा ठाकुर, आलम, बोधा ये सब आ जाते हैं। तो 3-4 लोग इसमें, बाकी जो भी बचेंगे तो ये रीतिबद्ध में आते हैं। ठीक है, तो रीति सिद्ध को और रीति मुक्त को आप याद कर लेंगे अगर आपको नहीं याद हो रहा है, आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम लक्षण ग्रंथ मूलतः कवि थे, है ना। रीति सिद्ध कवि कौन है? इसमें जो लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाते थे, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते थे। जैसे बिहारी का पूछा जाता है कि रीतिबद्ध हैं कि रीति सिद्ध हैं, तो ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, एक ही रीति सिद्ध कवि मिलेंगे। आगे चलते हैं कि रीति मुक्त कवि, है ना। तो रीति मुक्त कवि देख लेते हैं। इसका इस धारा में लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते थे, ना ही लक्षणों को ध्यान में रखते थे। ये प्रेम की विशेषता, विरह के उन्मुक्त गायन कवि थे, है ना। प्रेम और विरह के गायक कवि थे, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि रीति मुक्तक स्वच्छंद धारा के कवि कहे जाते हैं, है ना। स्वच्छंद मतलब किसी के आश्रय में न रह के स्वच्छंद अपनी कविता करना, है ना। तो ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। ठीक है, ये कवि स्वाभिमानी भी थे, है ना। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इसमें रीतिबद्धता, दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है रीति मुक्त धारा की, कि जो भी रीति मुक्त धारा के कवि थे, कैसे थे वो? दरबारीपन के विरुद्ध थे, है ना, क्योंकि वो स्वच्छंद कविता लिखते थे, वो किसी के आश्रय में रह के नहीं लिखे हैं। कवित्त, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं इस धारा के, है ना। इस काल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है, ब्रजी है। कवित्त, सवैया, दोहा लिखा गया। रीतिकालीन कवियों में दरबारीपन और फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव इसमें स्वाभाविक दिखाई देता है। दरबारी कवियों में प्रधानतः मुक्तकों में है अलंकार बाहुल्य है। ठीक है, तो दरबारी जो कविता थी प्रधानतः मुक्तकों में है, अतः अलंकारिकता बाहुल्य है। शिव कवि नामक अज्ञात कवि ने कहा था, है ना। तो एक शिव कवि हैं जो अज्ञात प्रिय हैं, तो उन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं कि लक्ष्मीनी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, केते क्रूर धूर तन के बदन ढाई वे परे, है ना। तो ये उनका अज्ञात कवि है, उनके बारे में कथन है। अब हम पढ़ लेते हैं रीतिकाल के कवियों का परिचय। ठीक है, रीतिकाल के कवियों का परिचय हम देखेंगे केशव को, है ना। केशव को पढ़ते हैं। ठीक है, 1555 में इनका जन्म होता है, 1617 में मृत्यु होती है। केशव का जन्म 1555 मित्र 1600 इससे पूर्व संस्कृत के विद्वान थे, है ना। ये ओरछा के नरेश राजा राम सिंह, है ना, राजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनका बहुत ही सम्मान था। केशव द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, बिरह सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, है ना। ये इनकी कविताएं हैं केशव की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपरों में पूछा जाता है। हिंदी का अगर पेपर है, चाहे वो नेट का हो, सेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है, किसी भी राज्य के सेट का है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है केशव से, है ना। अगर रीतिकाल से क्वेश्चन उठाएगा तो केशव, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम, भिखारी से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया क्या है? काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्रजीत
है ना, इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका को राय प्रवीण की शिक्षा देने के लिए की गई थी। कवि प्रिया, तो कैसे याद करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, नेट में भी पूछा गया था, है ना, कि कवि प्रिया किसके लिए इन्होंने रचना की थी, तो शिक्षा देने के लिए, है ना। तो जो कवि होते हैं उनकी शिष्या जो है प्रिया होती हैं, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि जो कवि हैं उनकी शिष्या प्रिया हैं, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने कवि प्रिया लिखा, है ना। तो राय प्रवीण को शिक्षा दी गई थी कवि प्रिया में, तो कवि की कौन है, प्रिया है, ठीक है। केशव का उल्लेख राम भक्ति शाखा में प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया, किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता के कारण उन्हें भक्ति साहित्य की कोटि में रखना उचित नहीं जान पड़ता। केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी के विचार, है ना, हिंदी में विचार किया। इसके पूर्व कृपाराम, है ना, कृपाराम का हितरंगिणी पूछा गया क्वेश्चन है ना। मोहनलाल मिश्र, कर्नेश आदि ने श्रृंगार रस और अलंकार का अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है, केशव ने यही कहा है, इसीलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम आचार्य किसे माना गया, तो केशव को, ठीक है। वे काव्य में अलंकारों को अधिक महत्व देते थे, संभवतः इसीलिए उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट, है ना, मम्मट रसवादी आचार्यों का अनुकरण करके भामह आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण भी किया है। किसने, केशव ने, है ना। केशव ने किसका अनुकरण किया, आनंद वर्धनाचार्य का, मम्मट का और भामह का, है ना। केशव ने जो काव्य विवेचन किया उसमें मौलिकता नहीं है, वह संस्कृत के काव्यांगों के आचार्य का अनुकरण है। यहाँ पे क्यों बात हो रही है इनका, क्योंकि केशव जो ये भामह लोग ये सब अलंकारवादी आचार्य हैं, है ना। तो इनका अनुकरण करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। क्योंकि जो केशव को पूछा जाता है तो केशव अलंकारवादी आचार्य हैं, ठीक है, इसीलिए इन्होंने अलंकारवादी जो आचार्य थे उनका अनुकरण किया। केशव की रचनाओं में काव्य की सृष्टि सर्वाधिक विचारणीय है रामचंद्रिका, है ना। रामचंद्रिका से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसकी रचना केशव ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी, है ना। तो केशव ने रामचंद्रिका की रचना कब की थी, वाल्मीकि के स्वप्न में कहने से की थी। यहाँ हनुमत नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है। यह जो है हनुमत जो रामचंद्रिका है किस शैली में रचित है, तो हनुमत नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में। पृथ्वीराज रासों के समान ही ये इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। ये रामचंद्रिका के बारे में बात हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि हनुमत नाटक इसमें किसका प्रभाव है, हनुमत नाटक का है और प्रसन्न राघव का। और ऐसे ही पृथ्वीराज में छंदों की जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से रामचंद्रिका में भी होता है। रचना नाटिकी संवादों से परिपूर्ण है। इस एक ही पंक्ति के पात्रों के बीच प्रश्नोत्तरी करा देने वाली शैली केशव में निपुण है। जैसे भरत कैकेयी का यह प्रश्न इस प्रकार है कि माँ तू कहाँ निपतात गए, सुरलोक कहीं क्यों सुतलोक लिए, है ना। तो ये रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। केशव दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त थे, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना, मासिक प्रसंगों की पहचान वे प्रायः चूक जाते हैं, है ना। वाग विविधता, अलंकार, छंदों की ज्ञान के उपयोग की अतुलता, चमत्कार प्रियता, इनकी सहृदयता, है ना, क्या थी ये तो कुंठित कर देती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कभी हृदय नहीं मिला, है ना, कभी हृदय में नहीं मिला। लेकिन लक्षणों उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं प्रभावित करने वाले में समर्थ हैं। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, ठीक है, प्रथम आचार्य केशव को माना जाता है, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से चली आ रही है, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो चिंतामणि को पहला कवि माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है रीति काल का प्रवर्तक, ठीक है। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं। चिंतामणि इसे लेकर विवाद होता है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु, है ना। तो चिंतामणि का जो ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। अन्य आचार्य भिखारी दास 18वीं शताब्दी, काव्य निर्णय, तोष का जन्म 1734,
ग्रंथ नाम इनका है सुधा निधि, है ना। कुलपति का है 1670 में इनका जन्म हो, कुलपति। और रस रहस्य, है ना। तो ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ मतलब रसायण आदि, ये सुखदेव जो है, सुखदेव मिश्र का ग्रंथ है रसायण आदि। संस्कृत के ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, चंद्रालोक, इन सब का चित्रण मिलता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सेनापति को। ठीक है, आज हमने पढ़ा केशव को, कल की क्लास होगी सेनापति और अन्य रीतिकालीन ग्रंथ, मतलब रीतिकाल के जो कवि हैं उनके बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।